नमस्कार, मेरा नाम दयानंद साय, एमएससी सेकंड सेमेस्टर। मेरा सेमिनार टॉपिक सोमा क्लोनल वेरिएशन और एंड्रोक्लोनल वेरिएशन यानी सोमा क्लोनल एंड एंड्रोक्लोनल वेरिएशन। यहाँ पर देख सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन और एंड्रोक्लोनल वेरिएशन, इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। साइनॉप्सिस में देखेंगे यहाँ पर सोमा क्लोनल वेरिएशन, इसमें क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफिनेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके काउज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, मतलब क्या कारण है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। उसका डिटेक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, यानी सोमा क्लोनल वेरिएशन हो गया तो उसका डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसका एडवांटेज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, यानी उसमें क्या लाभ है, उसके क्या लाभ है उस वेरिएशन होने से, और उसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे, उसका डिसएडवांटेज ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन को। और दूसरा देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रोक्लोनल वेरिएशन, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन। एंड्रोक्लोनल वेरिएशन होता क्या है, सम एंड्रोक्लोनल वेरिएशन, कुछ जो राइस में होने वाले एंड्रोक्लोनल वेरिएशन होते हैं उसमें उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेथड ऑफ एंड्रोक्लोनल वेरिएशन, मतलब उस वेरिएशन होने की क्या विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सोमा क्लोनल वेरिएशन से क्या होता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन ये एक सोमेटिक सेल्स में टिश्यू कल्चर के समय जो वेरिएशन उत्पन्न होता है वही चीज़ है सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर, ये सोमेटिक सेल में टिश्यू कल्चर के समय उत्पन्न होने वाला वेरिएशन होती है। ठीक, अतः ये जेनेटिक वेरिएशन होता है जो सोमेटिक सेल में टिश्यू कल्चर के समय उत्पन्न होता है। टिश्यू कल्चर के समय क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या फिर म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। एक तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज या म्यूटेशन के कारण ये वेरिएशन उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, ये जो सोमा क्लोनल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सोमा मीन्स होता है सोमेटिक सेल, दूसरा क्लोनल यानी क्लोनिंग या फिर कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन कह सकते हैं। ठीक, क्लोनल का अर्थ होता है जो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एक इचरिचिया कोलाई नामक जो जीवाणु होता है उसके अंदर पाया जाने वाला जो वेक्टर होता है, प्लाज्मिड वेक्टर, वही चीज़ है। उस प्लाज्मिड वेक्टर को क्लोनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, वही वही टर्म है जो क्लोनिंग होता है, यानी टिश्यू कल्चर। ठीक, समझ में आया। इस प्रकार जब किसी सोमेटिक सेल्स, जैसे कि कोई लीफ का सेल हुआ या फिर स्टेम का एपेक्स होता है, उन सभी को लेकर टिश्यू कल्चर करते हैं तो कभी कभी इसके क्रोमोसोम में टिश्यू कल्चर के समय इसके डीएनए या जीन्स में म्यूटेशन पैदा हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में जो म्यूटेशन होता है वो वेरिएशन का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से इस वेरिएशन को ही हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक, समझ में आया। आगे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ये जेनेटिक वेरिएशन है जो प्लांट के सोमेटिक सेल में टिश्यू कल्चर के समय उत्पन्न होते हैं, जिसमें टिश्यू कल्चर के समय क्रोमोसोम या डीएनए या जीन्स में जेनेटिकली म्यूटेशन पैदा हो जाता है, तो इसे हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे यहाँ पर काउजेस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन के क्या कारण हैं तो उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, यानी कई बार ऐसा होता है कि कई बार प्लांट ग्रोथ हार्मोन के उपयोग से भी यह वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। जैसे कि टिश्यू कल्चर के समय हम कई बार प्लांट ग्रोथ का यूज़ करते हैं तो उस समय भी इस वेरिएशन होने की चांसेस रहते हैं। ठीक, दूसरा है जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उस समय कई बार क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जैसे कि डुप्लीकेशन या डिलेशन या ट्रांसवर्जन या ट्रांसलोकेशन हो जाता है।
तो इस प्रकार से सोमा क्लोनल वेरिएशन पैदा होता है। ये डुप्लीकेशन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल्ड हो जाती है, डिलेशन में डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम की कोई खंड, और ट्रांसवर्जन में कोई खंड घूम जाता है, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसवर्सन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में कि क्रोमोसोम की कोई खंड जो है ट्रांसलोकेट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से भी, इन सब प्रक्रियाओं से सोमा क्लोनल वेरिएशन पैदा होते हैं। ठीक, अगला कारण है जीन्स में अचानक म्यूटेशन या ट्रांसपोजिशन से भी सोमा क्लोनल वेरिएशन पैदा होता है। कभी कभी अचानक जीन्स में परिवर्तन हो जाता है या फिर म्यूटेशन हो जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। जीन्स में अचानक परिवर्तन होना म्यूटेशन कहलाता है। ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, कोई खंड जो होता है जीन्स का या क्रोमोसोम का या डीएनए का, तो उसका ट्रांसपोर्ट हो जाने से भी ये सोमा क्लोनल वेरिएशन पैदा होता है। ठीक, अगला कारण है इपिजेनेटिक चेंज। इसके कारण भी वेरिएशन पैदा होता है, जिसमें डीएनए में मेथाइलिक ग्रुप जुड़ जाता है या प्रोटीन की कोई मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक, इपिजेनेटिक चेंज होता क्या है कि इसमें डीएनए में जो है मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है या फिर प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम इपिजेनेटिक चेंज कहते हैं। तो इसके कारण भी ये वेरिएशन उत्पन्न होता है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक, अगला कारण देखेंगे यहाँ पर, बायोकेमिकल चेंज के कारण भी ये सोमा क्लोनल वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। जैसे कि टिश्यू कल्चर के दौरान किसी दूसरा केमिकल का यूज हो जाना, इसके कारण भी ये सोमा क्लोनल वेरिएशन उत्पन्न होता है। इसके अलावा म्यूटाजीन्स भी सोमा क्लोनल वेरिएशन को उत्पन्न करते हैं। ठीक, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इस वाला डायग्राम को देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कोई एक्सप्लांट लिए, एक्सप्लांट की कोई पार्ट, जैसे कि कोई भी पार्ट, फूल, फल या फिर लीफ हुआ, तो यहाँ पर लीफ को लिया गया है, उसका टिश्यू कल्चर करते हैं, उसमें कैलस का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। तो एक्सप्लांट के ही समान हमें प्रोडक्ट्स इसमें मिलना चाहिए, मतलब उसी के समान ये पौधा तैयार होना चाहिए, कैलस का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन के कारण कुछ अलग कैरेक्टर वाला प्लांट उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस अलग कैरेक्टर वाला वेरिएशन ही सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाता है। ठीक, समझ में आ बात। आगे हम देखेंगे इसका डिटेक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, कि सोमा क्लोनल वेरिएशन को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी कई माध्यम है इसका डिटेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देखिए स्क्रीनिंग करके भी हम सोमा क्लोनल वेरिएशन हुआ है उसका हम पहचान कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के भी कई प्रकार हैं, यानी कई प्रकार से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब हम बैक्टीरिया के लिए या फंगस के लिए डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट की पहचान करना होता है, तो बैक्टीरिया या फंगस को कल्चर मीडियम में डालकर, जिसमें पौधा उगा रहे हैं उसमें डालकर कल्चर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वही पौधा जीवित रहता है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। इस प्रकार स्क्रीनिंग करके किस पौधे में डिजीज रेजिस्टेंस है और किस में नहीं, इसकी हम पहचान कर सकते हैं। क्लियर। अगला हम देखेंगे यहाँ पर, हर्बिसाइड या वीडीसाइड या इंसेक्टिसाइड को कल्चर में डालकर हम शाकीय पौधों में रेजिस्टेंस है या नहीं उसका पता कर सकते हैं। उसी प्रकार इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है कि नहीं उसको भी पता कर सकते हैं। ये प्रोसेस स्क्रीनिंग कहलाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, ये हर्बिसाइड होता क्या है। हर्बिसाइड जो हर्ब यानी शाकीय पौधों, अनवांटेड प्लांट्स या ग्रास को नष्ट करने वाला हर्बिसाइड्स कहलाता है। वीडीसाइड ये खरपतवार को नष्ट करने वाला को वीडीसाइड बोलते हैं, और ये इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को ख़त्म करने वाला को इंसेक्टिसाइड कहते हैं। क्लियर। तो इन तीनों को जब अलग अलग ट्यूब में कल्चर के माध्यम से उसमें डालते हैं, तो इंसेक्टिसाइड के प्रति इंसेक्ट प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हुआ उसको पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस या वीडीसाइड
या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस है कि नहीं उसको पता कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में यह पता कर सकते हैं कि जो पौधा जीवित रहे बचेगा उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड है। इस प्रक्रिया में यह पता कर सकते हैं कि जो जीवित पौधा बचता है उसमें वीडिसाइड रेजिस्टेंस है या हर्बिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस है। लेकिन जिसमें नहीं है ये सभी, तो वो पौधा ही जीवित नहीं रहेगा, यानी कि उसमें सहने की क्षमता नहीं है। ठीक, यह पता कर सकते हैं इसके माध्यम से। अगला हम देखेंगे कि जब हम हाई साल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस प्लांट को पहचान करना है, यानी कि जिसमें अधिक लवणता वाले को सहने की क्षमता है जिस प्लांट में, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए हाई साल्ट को कल्चर में मिलाकर कल्चर किया जाता है, जिससे कि पता चलेगा कि पौधा में हाई साल्ट को सहने की क्षमता है या फिर नहीं है, उसकी जानकारी मिल सकती है इस प्रक्रिया में। ठीक, अगला है पौधा को दलदली एरिया में कल्चर करके यह पता कर सकते हैं कि पौधा दलदली जगह के लिए अनुकूल है या फिर नहीं है, या फिर उसे सूखे जगहों में भी कल्चर करके सूखे की कंडीशन को सहने की क्षमता है या फिर नहीं, उसकी जानकारी ले सकते हैं इस स्क्रीनिंग के माध्यम से। ठीक, आगे हम देखेंगे यहाँ पर यदि हम हीट रेजिस्टेंस की स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि कोई पौधा को अधिक तापमान सहने की क्षमता है कि नहीं, उसको जानने के लिए हाई टेम्परेचर कंडीशन में कल्चर करेंगे, जिससे पता चलेगा कि उसको अधिक तापमान को सहने की क्षमता है या फिर नहीं। ठीक, अगला हम देखेंगे किस पौधे में मिनरल को सहने की क्षमता है, उसे स्क्रीनिंग करने के लिए कल्चर में मिनरल टॉक्सिसिटी मिलाया जाता है, जिसके सहायता से यह जानकारी मिलती है कि मिनरल में कितनी मात्रा में विषाक्तता है और उसको उस पौधे को सहने की क्षमता है कि नहीं, इसकी जानकारी हम कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस जो है स्क्रीनिंग कहलाती है। और सोमाक्लोनल वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए अगला जो विधि है वो साइटोलॉजिकल एनालिसिस है, जिसमें सेल्स में क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है और इसके कारण सोमाक्लोनल वेरिएशन होने की पहचान करते हैं। ठीक, और अगला प्रकार है डिटेक्ट करने के लिए, वो है पौधों में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लक्षणों का विश्लेषण करके। क्वालिटेटिव मीन्स होता है उसका गुणात्मक और क्वांटिटेटिव उसकी मात्रात्मक, यानी कि जैसे कि मात्रात्मक रूप से जैसे कि पौधा की ऊंचाई कितनी है या पौधा का क्या गुण है, क्वालिटेटिव में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रूट्स की पैदावार कितनी है, सीड की पैदावार कितनी है, उसमें गम्स रेजिन्स, गम मतलब गोंद, रेजिन्स कितना है, प्लांट का साइज कितना है, लीफ का साइज कितना है, प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा है, इन सभी लक्षणों को आधार मानकर हमें सोमाक्लोनल वेरिएशन को पता कर सकते हैं। हम सोमाक्लोनल वेरिएशन को पता कर सकते हैं। ठीक, अगला माध्यम है डिटेक्शन करने के लिए सोमाक्लोनल वेरिएशन को केमिकल प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करके भी हम यह वेरिएशन को पता कर सकते हैं। जैसे कई प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम, रेजिन, पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से इसकी केमिकल एनालिसिस करके सोमाक्लोनल वेरिएशन है कि नहीं उसको हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो था सोमाक्लोनल वेरिएशन को डिटेक्शन करने की कुछ विधियाँ जिसको हम देखें। अब हम देखते हैं अगला एडवांटेज ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन, यानी कि सोमाक्लोनल वेरिएशन का क्या लाभ है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वेरिएशन से डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स को डेवलप किया जा सकता है। क्लियर। इसके अलावा स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट जैसे कि हाई साल्ट या हाई टेम्परेचर आदि को सहने वाला पौधा भी तैयार किया जा सकता है। क्लियर। इसके अलावा न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब यानी उपयोग करने वाले नए वेराइटी के म्यूटेंट्स प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा वेरिएशन से
इस वेरिएशन से जो है ज़्यादा पैदावार होने वाला प्लांट्स जिसका पत्ती कलर अच्छा हो उसे भी डेवलप किया जा सकता है। इसी के साथ हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड या टॉक्सिन रेजिस्टेंस प्लांट भी डेवलप किया जा सकता है इस सोमाक्लोनल वेरिएशन के कारण। ठीक, तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन। इसमें इस वेरिएशन से क्या क्या हमें हानियाँ हो सकती है। तो चलिए, जब सोमाक्लोनल वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है तो कई हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट प्लांट में टिश्यू कल्चर का उपयोग करके बहुत सारे उसी के जैसे क्लोन प्लांट उगाते हैं, तो वहाँ पर सोमाक्लोनल वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर कोई लाभ नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जब किसी टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम एक जैसे ही प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर हॉर्टिकल्चरल हुआ उस एरिया में, या फिर फॉरेस्ट प्लांट जहाँ पर बाग बगीचे हैं उस एरिया में एक जैसे ही प्लांट हमको डेवलप करना होता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से। लेकिन जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें कुछ यही सोमाक्लोनल वेरिएशन पैदा हो जाता है जिसमें अलग लक्षण वाले पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे प्लांट हमको चाहिए था लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएगा, मतलब अलग अलग पौधा उत्पन्न हो जाएंगे अलग अलग लक्षण वाले, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हानि हो सकती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। जैसे कि कोई एक्सप्लांट लिए उसका टिश्यू कल्चर के माध्यम से कैलस फॉर्मेशन किए, लेकिन इसी के समान यहाँ पर प्रोडक्ट्स नया पौधा तैयार नहीं हुआ, अलग प्रकार से मतलब वेरिएशन पैदा हुए वाला प्लांट तैयार होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हानि होगा। क्लियर? ये तो था सोमाक्लोनल वेरिएशन के बारे में। अब हम अगला देखेंगे एंड्रोक्लोनल वेरिएशन। ये कौन सा वेरिएशन होता है? एंड्रोक्लोनल वेरिएशन। एंड्रो मीन्स होता है एंड्रोसियम, क्लोनल मीन्स टिश्यू कल्चर। क्लियर? यानी कि एंड्रोसियम कल्चर में होने वाले वेरिएशन एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहलाते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। इंट्रोडक्शन, एंथर कल्चर के माध्यम से जो नए प्लांट्स या प्रोजेनी तैयार होते हैं उनमें जो वेरिएशन दिखते हैं वे ही एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक, एंड्रोक्लोनल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एंड्रो जिसका अर्थ होता है एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, तथा दूसरा क्लोनल यानी क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो एंड्रोसियम से एंथर को निकालकर जब हम उसका कल्चर करते हैं तो उस समय इसमें वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, तो यही प्रक्रिया एंड्रोसियम या एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहलाता है। क्लियर? चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। जब एंड्रोसियम के एंथर को कल्चर मीडियम में रखकर नया प्लांट ग्रो करते हैं तो उनमें दिखने वाले वेरिएशन एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले कोई एक प्लांट का एंथर लिए, एंथर को जब हम माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर के माध्यम से यहाँ पर कल्चर किए कोई ट्यूब में, एक्सपेरिमेंट लैब में, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्यूब में, कोई ट्यूब में लिए उसमें केमिकल एनालिसिस करके उसमें कैलस का फॉर्मेशन किए, तो यहाँ पर वेरिएशन पैदा हुआ, मतलब जो प्रोडक्ट्स जो पौधा तैयार हुए वो वेरिएशन वाले थे। वेरिएशन मतलब उसमें अलग लक्षण दिख रहे थे। तो चूँकि हम एंथर का कल्चर किए थे इसलिए ये एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया बात? तो एंड्रोक्लोनल वेरिएशन ज़्यादातर राइस यानी चावल में एंथल कल्चर के माध्यम से नई वैरायटी विकसित किए जा रहे हैं। नई यानी कि जो एंड्रोक्लोनल वेरिएशन होता है वो ज़्यादातर राइस यानी चावल में देखा गया है, जो कि चावल को
एंथर कल्चर के माध्यम से नई वैरायटी विकसित किया जा रहा है जिनमें एंड्रोक्नोनल वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, एंथर कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट विकसित होते हैं। इनका उपयोग प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे एंड्रोक्नोनल वेरिएशन इन राइस, चावल में होने वाले इस वेरिएशन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन, यानी इसमें इसका लाइफ साइकिल जो है छोटा होता है, यानी जल्दी फसल तैयार हो जाता है, जिससे कि नई किस्म की हाइब्रिड सीड या प्लांट पैदा किया जाता है। यानी कि एंड्रोक्नोनल वेरिएशन से जो है ये जो चावल होता है, धान होता है, उसकी लाइफ साइकिल, धान का पौधा है उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है। यही कारण है कि इसको हाइब्रिड, इसमें से हाइब्रिड सीड तैयार किया जा सकता है और जल्दी पैदावार देने वाले पौधा को तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा सुपीरियर ग्रेन क्वालिटी, इसमें चावल के बेहतर ग्रेन या दाना का क्वालिटी उत्पन्न किया जा सकता है। इस वेरिएशन से जो है चावल में जो दाने होते हैं उसका बेहतर क्वालिटी वाला, बेहतर गुण वाले दाने को डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड ग्रेन यील्ड, यानी कि इसमें जो चावल में इस वेरिएशन के कारण बीज या ग्रेन दाना की पैदावार ज़्यादा होता है। बेहतर गुण के साथ साथ इसमें जो दाने होते हैं वो अधिक पैदावार होते हैं इस वेरिएशन से। ठीक, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एंड्रोक्नोनल वेरिएशन से चावल के पैदावार में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा स्पाइकलेट स्टेरिलिटी में भी वेरिएशन होता है, जिससे स्पाइकलेट छोटा होता है, जिसमें स्पाइकलेट छोटा होता है। स्पाइकलेट स्टेरिलिटी, इसकी स्पाइकलेट छोटी होती है इस वेरिएशन से। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे मेथड ऑफ एंथर कल्चर, यानी एंथर कल्चर की क्या विधि है, एंथर को कैसे कल्चर किया जाता है। तो सबसे पहले किसी प्लांट की एंड्रोसियम को लेकर उसके एंथर को निकालकर कल्चर मीडियम में कल्चर किया जाता है तथा टिश्यू कल्चर से रीजनरेशन किया जाता है। क्लियर। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कोई एक प्लांट हुआ है, उसको लिए, उसके पार्ट को लिए, उसके बाद कल्चर मीडियम में कैलस फॉर्मेशन किए केमिकल एनालिसिस करके, उसके बाद न्यू प्लांट तैयार करते प्रोजेनी। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पर किए, रीजनरेशन किए, तो इसके पश्चात जो है हैप्लॉइड प्लांट मिलता है। अब इस हैप्लॉइड प्लांट को कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं, तब उनकी कोशिका जो हैप्लॉइड होती है वो उसकी क्रोमोसोम डबल्ड हो जाती है और डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त होता है। सबसे पहले जब हम कल्चर करते हैं तो उसमें हैप्लॉइड प्लांट यानी हैप्लॉइड का कैलस फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। ठीक, कोल्चिसिन एक ट्रीटमेंट होता है। कोल्चिसिन मतलब एक केमिकल मटेरियल होता है जो कोल्चिसिन एटमनेल नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है, जो सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल फाइबर की क्रियाविधि को प्रभावित करता है, जिसके कारण क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाते हैं और वो डबल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया बात। और सारे क्रोमोसोम एक ही कोशिका में रह जाती है। इस प्रकार कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से कोई भी कोशिका के क्रोमोसोम को डबल किया जा सकता है। ठीक, तो ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्लांट का एंथर लिए, प्लांट के एंड्रोसियम को लेकर उसका एंथर को निकालकर कल्चर मीडियम में डालकर एंथर कल्चर और उसका रीजनरेशन किया। उसके पश्चात जो प्रोडक्ट्स हमें मिलता है वो हैप्लॉइड कैलस मिलता है। यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट यानी सिंगल एंड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम इसको कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं डबल्ड बनाने के लिए, क्रोमोसोम को डबलिंग करने के लिए, डबल करने के लिए, यानी डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो इसलिए।
तो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से हमें डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त होता है यानी 2N। तो इसी प्रक्रिया को हम डबल हैप्लॉइड्स कह सकते हैं। ठीक, तो ओवरऑल एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सबसे पहले सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में। ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है वो प्लांट के किसी सोमेटिक सेल में टिश्यू कल्चर के समय उत्पन्न होने वाला वेरिएशन होता है। ये जेनेटिक वेरिएशन होते हैं जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में परिवर्तन या म्यूटेशन या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। हम जानते हैं कि सोमा मीन्स सोमेटिक सेल और क्लोनल मीन्स क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक, और अगला देखते हैं एंड्रोक्लोनल वेरिएशन के बारे में। एंड्रोक्लोनल वेरिएशन में क्या होगा कि जब एंड्रोसियम के एंथर को कल्चर के माध्यम से जो नए प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, तो जो कल्चर करते समय जो उनमें वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है तो उसे ही हम एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। चूँकि एंड्रो शब्द एंड्रोसियम से आया है, एंथर कल्चर से ये वेरिएशन होता है, इसलिए इसे एंड्रोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। एंड्रो मीन्स होता है एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, और ये क्लोनल मीन्स क्लोनिंग यानी माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर। ठीक, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि सोमा क्लोनल या एंड्रोक्लोनल वेरिएशन से टिश्यू कल्चर करके प्लांट्स के नए नए वेराइटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये था कंक्लूजन। इसके बाद देखेंगे रेफरेंस जो कि डॉक्टर NB सिंह और यूनिफाइड बॉटनी से इसे लिया गया है। तो चलिए, इसी के साथ मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।